आशीष कोटड़िया जो है थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और हमारे साथ अभी है अंकुर गुप्ता, बीजेपी नेता है। इसी के साथ ही हमारे साथ प्रकाश त्रिवेदी है, सीनियर जर्नलिस्ट है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एमवी नेटवर्क पर। सबसे पहले शुरुआत जो है अंकुर जी आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने तो एक पूरी लिस्ट तैयार कर दी है कि कब कब आप लोगों ने क्या क्या दावे किए और कितना जनता से आपको प्यार मिला और कितना उन्होंने नकार दिया। लिस्ट मेरे पास भी है, मैंने अभी सुनाया भी आपको, शायद आपने सुन लिया होगा। लिस्ट बहुत बड़ी है, क्योंकि कह रही है आप सीधे सीधे कांग्रेस कि 400 पार जो इस बार कह रहे हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस ही है। अंकुर जी। मैडम जी जी जी, मैं आपकी बात सुन लिया हूँ, थोड़ा लेट से जुड़ा हूँ जी। थोड़ी आधी बातें मैंने सुनी है, लेकिन मैं उसका जवाब देना चाहूंगा कि ये कांग्रेस जो दावा कर रही है कि हम जो 400 पार का दावा कर रहे हैं वो किस आधार पर कर रहे हैं। तो इसका गणित तो कांग्रेस के पास होना चाहिए कि जब भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में 2 सीट थी, आज 303 पर पहुंची हुई है महज 10 सालों में, ठीक है। और जहां कांग्रेस थी 400 कुछ सीटों पे, वो पहुंच गई है 44-45 सीटों पे। तो वो अपना गणित बता रही है या हमारे भारतीय जनता पार्टी का गणित बता रही है? ये तो जवाब उन्हें देना चाहिए ना कि बढ़ कौन रहा है और घट कौन रहा है। भारत की जनता किसे सम्मानजनक स्थान दे रही है, अपने दिलों में बसा रही है, और किसको नकार रही है। इसके 70 साल राज की हुई भारत की जनता आज प्रताड़ित है। वो आज के टाइम में किसे अपना क्या कहते हैं, भारत का जो दावेदारी होती है, भारत की जो कमान होती है, भारत का नेतृत्व करता होता है, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 140 करोड़ की जनता चुन रही है। और ये आज बात कर रहे हैं जहां इनको इस बात का डर है कि इनको प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे हैं लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार करने के लिए, जिस प्रदेश में सर थोड़ा ध्यान से मेरी बात आज मेरी बात मैडम, हमारे मोदी जी जो हैं वो 140 करोड़ की जनता की बात करते हैं, ना कि जात पात की बात करते हैं। और आप कर रही हैं। आज हमारा भारत चांद पर पहुंच गया है, और ये लोग हम नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस लोग आज भी हमारे भारत को जात पात में बांटने का काम करते हैं, और उसी की राजनीति ये लोग करते हैं। ये लोग हमेशा इन लोगों ने अपने मुसलमान को अपना वोट बैंक माना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो यशस्वी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने 3 तलाक का जो पेश किया है, उसमें महिलाओं का जो रुझान हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ हुआ, और मुस्लिम समुदाय का जो युवा पीढ़ी है वो सब आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। ये क्या बात करेंगे? ये अपनी गिनती इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और भारतीय जनता पार्टी को आज विश्व गुरु मानता है, और देश की जनता ने तो नरेंद्र मोदी जी को दिलों में बसा रखा है। तो ये क्या बात करेंगे कांग्रेस के लोग? जी, आपने कही बहुत सारी बातें हैं। आशीष कोटड़िया जी भी थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे मैं जरूर इस पर जवाब लूंगी। लेकिन प्रकाश त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। प्रकाश जी, जिस तरह का दावा बीजेपी कर रही है 400 पार, क्या लगता है कर पाएगी? क्योंकि जो अब कांग्रेस ने नारा लगाया है, कांग्रेस ने नारा दिया है, कैंपेन नया खोल दिया है, कह रहे हैं एक एक लिस्ट उन्होंने गिनाई है। 2017 में किस तरह से 150 पार करने की बात की थी, लेकिन 99 सीट मिली थी। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए, नारा 50 दे दिया था, लेकिन 15 ही सीट मिली थी। वहीं पर मिजोरम की बात की जाए, नारा 21 दे दिया गया था, लेकिन 1 ही सीट मिली थी। राजनीतिक दल जब अपने चुनाव में जाता है तो उसको अपनी सीटों के जीतने का दावा करने का अधिकार है। हमें देखना ये पड़ेगा कि जिस तरह से आपने भी आंकड़े दिए हैं, तो हमको इन आंकड़ों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। और वर्तमान में जो देश की परिस्थिति है, जो मतदाता की नब्ज है, या जो मतदाता जिस दिशा में सोच रहा है, जमीनी हकीकत है, उससे भी दो चार होना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव इस बार का है, और ये जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, इसमें मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सहयोगी संगठन है, जो उनका विचार परिवार है, वो चाहे आरएसएस हो या अन्य कोई संगठन हो, वो सारे संगठन इस चुनाव को व्यक्ति से निकाल कर, एक उम्मीदवार से निकाल कर, पार्टी से निकाल कर, सनातन और राम जन्मभूमि का जो मामला बना है, हिंदुत्व का जो मामला बना है, उसके ऊपर ले जाने की पूरी प्रयास कर रहे हैं। जो 10 साल में उन्होंने धारा 370 हटाई है, राम मंदिर बनाया है, समान नागरिक संहिता की जो बात की है, नागरिकता के लिए कानून लाए हैं, इन सब मुद्दों को आगे ले जाकर वो ये आगे मतलब देश के लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि यदि हमारी सरकार आगे बनती है तो हम वो बड़े निर्णय करने वाले हैं जिसकी देश की जनता आशा कर रही है, या देश का बहुसंख्यक समुदाय जिसकी आशा करता है। तो वो इसी तथ्य को ध्यान में रख के
वो एक बड़ा आत्मविश्वास का वातावरण बनाने के लिए 400 सीटों की बात करते हैं अपने सहयोगियों के साथ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन को कम तो नहीं आंकना चाहिए, लेकिन ये लोकतंत्र है, चुनाव में जनता को वोट देना होता है। अगर जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे समा गए होंगे, लोगों को ऐसा लगता होगा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश ने तरक्की की है या उनकी आकांक्षाओं के ऊपर मोदी जी पूरी तरह से खरे उतरे हैं, तो लोग उनको वोट देंगे। और इसीलिए उन्होंने एक अपनी जो रणनीति बनाई है कि जिन सीटों पर जहां जहां वो हैं, जिन जिन राज्यों में हैं, 6 राज्यों में वो अपनी पूर्ण शक्ति के साथ है, और जिन राज्यों में वो कभी नहीं जीते हैं उन राज्यों को भी वो फोकस कर रहे हैं। और बिहार, खास तौर से वो बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और आंध्र, तेलंगाना को फोकस कर रहे हैं। तो वो उनकी अपनी रणनीति के हिसाब से वो बोल रहे हैं कि हम 400 सीटें। दक्षिण राज्यों में उतनी ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है क्या बीजेपी? देखिए, बीजेपी के संगठन का काम करने का जो तरीका है उसके ऊपर अगर भरोसा करें तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत की लड़ाई लड़ रही है। और जिन चुनावों का आप जिक्र कर रहे हैं, उन हर चुनाव की परिस्थिति अलग रही है। आप देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जो पिछला विधानसभा का चुनाव हुआ था, तब भी यही कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें वापस आने वाली नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने और उसके विचार परिवार के संगठन ने जो काम किया जमीन पे, और उसका परिणाम ये हुआ कि भारी बहुमत से तीनों राज्यों में सरकारें आई हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के दावे को एकदम नकारा नहीं जा सकता है। वो बड़ा राजनीतिक दल है और उनकी अपनी तैयारी है, और उनकी अपनी तैयारियों का आकलन कर मोदी जी उनके नेता हैं, तो उनको अधिकार है बोलने का कि वो कितनी सीट लाएंगे। कांग्रेस को भी अपनी बात बोलना चाहिए कि हम सरकार बनाएं। कांग्रेस ये क्यों नहीं कह रही कि हम सरकार में आ रहे हैं? लोगों को कांग्रेस भरोसा क्यों नहीं दिला पा रही है कि हम सरकार में आने के लिए बिल्कुल तैयार है, हमारे पास ये नेतृत्व है, हमारे पास ये नीति है, हमारा अभी घोषणा पत्र जारी किया, उसको लेके क्यों नहीं आ रही है? लेकिन ठीक है अंकुर जी, आपसे सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि बड़े दावे किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, लेकिन कांग्रेस जो है अलग ही दावे गिना रही है आप लोगों के कि पहले भी इसी तरह से बोला गया था लेकिन हुआ कुछ नहीं था। वहीं पर कहते हैं ना कि इतिहास के पन्नों को खंगालो तो बहुत कुछ मिल जाता है। तो एक चीज जो थी आपको भी बता देती हूँ, 2004 में भी इसी तरह का लग रहा था कि हाँ बीजेपी आएगी, इंडिया शाइनिंग की पूरी हवा चल रही थी। लेकिन क्या हुआ अंत में? कांग्रेस राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमपी चुनाव हार भी गई थी, लेकिन बावजूद इसके सरकार बन गई थी। देखिए मैडम, भारतीय जनता पार्टी जब भी चुनाव लड़ी है, जो उसने जनता से वादा किया है, आप 2009 की बात करें, 2014 की बात करें, 2019 की बात करें और 2024 की बात करें, तो जो भी वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो वादा उसने पूरा किया है। उसने कभी झूठे वादे नहीं किए। अगर झूठे वादे करने रहते तो 2005 के बाद 2009 के 2005 हमारी सरकार हमारी जो 10 साल से जो सरकार बनी हुई है वो सरकार हमारी नहीं बनती। 2014 के बाद 14 को हमारी सरकार बनी, 2019 में हमारी सरकार बनी, 2024 के बाद ये तीसरा है। नहीं, कंफ्यूज नहीं है, बात को लेके थोड़ी बहुत हो जाती है। क्या करें, हमारे अंदर में, जनता के अंदर में जो उत्साह है, कब बनी सरकार कब नहीं बनी, अगर हेल्प चाहिए तो बता दीजिएगा। नहीं, अगर पूर्ण बहुमत की बात करें तो 2014 में हमारी सरकार बनी, 2019 में बनी, अब 2024 की बात है। तो 2014 से ही अगर आप कर लीजिए तो हम तो भारतीय जनता पार्टी जो पहला चुनाव लड़ी थी जिस रणनीति के तहत, तो उस रणनीति पे भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई कि 2019 में फिर भारतीय जनता पार्टी एक अधिक बहुमत के साथ अपनी चुनाव लड़ी और सीट उन्होंने हासिल की और हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। रही बात तीसरी बात, तो जनता इस बात को जानती है कि भारतीय जनता पार्टी कभी झूठे वादे नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी ने जितने वादे किए थे उन वादों पे वो खड़ा उतरती है। इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास कर रही है और उन्हें बेहतर मौका दे रही है कि उसका शीर्ष नेतृत्व करता जो है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि वही वाला कॉन्फिडेंस जो 2004 में अचानक से जो चीजें हो गई वैसा दोबारा तो नहीं दोहरा दिया जाएगा? मैडम 2004 के बाद से तो हम तो आगे ही बढ़ते आ रहे हैं। नाव डूब गई थी, एंड मूवमेंट पे ही नाव डूब गई थी। अच्छा, लग रहा था पार पाएंगे लेकिन पार नहीं पार पाए थे। ऐसा तो नहीं हो जाएगा दोबारा? मैडम जब चीटी पहाड़ पे चलती है तो एक बार नहीं चढ़ती, वो चलना। लेकिन सर बात तो यहाँ पर ये भी आ जाती है ना, इतिहास खुद को दोबारा भी दोहराता है। आपने बात बहुत सही कही है, लेकिन ये बात यहाँ पर भी ये सच है कि इतिहास खुद को दोहराता जरूर है। थोड़ा सोच समझ के बोलिएगा जी।
अंकुर जी, थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा है, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, प्रकाश जी से भी मैं सेम ही सवाल लेना चाहूंगी। प्रकाश जी, क्योंकि जिस तरह से अभी 400 पार का नारा बीजेपी ने लगा दिया है, काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाई दे रही है कि इस बार 400 पार, अकेली बीजेपी 370 पार। क्या लगता है, क्या ये मुमकिन है? क्योंकि 2004 की अगर बात कर ली जाए, आपने सुना होगा मेरा सवाल वही, 2004 में क्या हुआ था वो हम सब ने देखा। लग रहा था कि इंडिया शाइनिंग की पूरी हवा थी कि जीत जाएगी बीजेपी, जीत जाएगी बीजेपी, लेकिन अंत में क्या हुआ? सरकार कांग्रेस की बन गई। बिल्कुल, देखिए क्या है, 2004 की परिस्थिति में आप एक चीज देखिएगा कि सामने जो विपक्ष था, उस समय कांग्रेस के नेतृत्व में एक मजबूत विपक्ष काम कर रहा था और विपक्ष की अपनी एक छवि थी, जनता के बीच में उसकी लोकप्रियता भी थी और इसलिए वो जो चुनाव था वो एक तरफा जैसा नहीं था। आप इस चुनाव को देखिएगा कि तो ये पूरा चुनाव जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और मुंबई से गुवाहाटी तक दिख रहा है, ये लगभग एक जैसा चुनाव दिख रहा है इस बार। और विपक्ष जो है उसका बिखराव भी आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है। उसके विपरीत एनडीए में बिखराव उतना नहीं है, असंतोष जरूर होगा एनडीए में, लेकिन उतना बिखराव नहीं है। लेकिन जो इंडी गठबंधन है उसका बिखराव जो आपको साफ साफ नजर आ रहा है। तो इसी स्थिति में इनका जो दावा है मोदी जी का, उस दावे का मनोविज्ञान भी समझिए आप। वो अपने कार्यकर्ताओं को का मनोबल तो बढ़ा के रखना ही चाहते हैं, साथ साथ जनता को भी ये विश्वास दिला के रखना चाहते हैं कि भाई हम अपने काम के प्रति कॉन्फिडेंट हैं। हमने 10 साल में जो काम किया है उस काम के आधार पर आप हमको वोट दीजिए। और हमने धारा 370 हटाई तो उन्होंने एक उसको सिंबल के रूप में उपयोग किया है कि 370 सीट हमें मिल जाए। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी टारगेट दिया गया है कि वो अपने बूथ पर 370 वोट को बढ़ाएं। और अभी जो एक पिछले महीने से 15 दिन से बाहर दूसरे दलों से भारतीय जनता पार्टी में कई लोगों को लाया गया है, तो लगभग 1 लाख कार्यकर्ताओं को लाने का उन्होंने दावा भी किया है कि हम दूसरे दलों से 1 लाख कार्यकर्ताओं को, नेताओं को लाए भी हैं और बड़े बड़े नेता आए भी हैं। तो ये जो उनका सारा प्रयास, हमको भाई चुनाव में कोई भी जाते हैं, चुनाव तो एक खेल भावना से लड़ा जाता है और जो दल उसमें भाग लेते हैं वो अपने अपने तय सारे दल प्रयास करते हैं। कोई भी दल चुनाव में ये तो बोलता नहीं है कि हम हार रहे हैं, सभी दल ये कहते हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं। और पहली बार ये एक प्रयोग किया है मोदी जी ने कि वो सीधी सीधी संख्या बता रहे हैं सीटों की कि हम इतनी सीटें जीत रहे हैं। अभी तक बहुमत का दावा किया जाता रहा चुनाव में, लेकिन पहली बार आप देखेंगे इस चुनाव में कि मोदी जी ये दावा कर रहे हैं कि हम इतनी सीट जीतेंगे और हमारे अलायंस के साथ हम 400 सीट जीतेंगे। और वो सारे उनके दावे से सारे के लोग सुर में सुर भी मिला रहे हैं। लेकिन तो जनता में एक मुद्दे भी तो इतने ज्यादा नहीं थे ना। लेकिन इस बार जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा आ गया है, युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं, किसान अलग एमएसपी की मांग कर रहे हैं, काफी ऐसे सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी को लेकर लोग नेगेटिव भी हैं। और वहीं पर अगर पश्चिम बंगाल की बात कर ली जाए, अब अलग से लोग ये भी बोल रहे हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, तो इन सब का क्या नुकसान अब झेलना पड़ सकता है बीजेपी को? अगर देखा जाए तमाम इशू है, भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। ये जो टारगेट है 370 सीटों लाने का या अपने गठबंधन के साथ 400 सीटें लाने का, ये बहुत आसान नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जो लोकतंत्र का इतिहास रहा है उसके इतिहास में इस तरह की घटनाएं बहुत कम हुई हैं। लेकिन मैं जो बात आपको बोलना चाह रहा हूँ, एक पत्रकार के रूप में हम जब देखते हैं सब चीजों को, तो इस समय की जो परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां कुछ भारतीय जनता पार्टी के और उनके गठबंधन के साथ जाती हुई दिखाई दे रही है। ठीक, अंकुर जी, मुद्दे बहुत हैं, सुन लिए होंगे आपने, ठीक है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर काफी ज्यादा जो है सवाल उठे हैं, बीजेपी पर सवाल उठाए गए हैं। वहीं पर अगर अलग से देखा जाए तो अब एक छवि जनता के बीच में विपक्ष भेज रहा है कि आप विपक्ष को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, खरीद फरोख्त का उन्होंने आप पर आरोप लगाया है। इसके अलावा ईडी, अगर अन्य जो जितने भी एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, उसका आप लोग दुरुपयोग करें, विपक्ष जो है उसके भी अलग एक नैरेटिव जनता के सामने पेश कर रहा है। क्या लगता है, क्योंकि पिछली बार तो 303 आप लोगों को मिल गया था अकेली बीजेपी की अगर बात कर ली जाए, लेकिन इस बार क्या, क्योंकि 370 की आप बात कर रहे हैं, 370 से भी ज्यादा सीटें लाने की आप बात कर रहे हैं, क्या मुद्दे बीजेपी के लिए हावी हो जाएंगे, उन पर नुकसानदेह हो जाएंगे? देखिए मैडम, कांग्रेस के पास कोई जवाब रहा नहीं तो वो बिना मतलब के बात लेके आ रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए, जब हम 2014 में चुनाव जीते थे तो लोग कांग्रेस ही इस बात को उठाने वाली है कि ईवीएम को हाईजैक कर लिया गया। 2019 हम जीते तो फिर उसमें भी ईवीएम बदनाम। अब रही बात 2024 का चुनाव, तो इसमें ये लोग ईडी को ये लोग सामने लेके आ रहे हैं कि ईडी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ईडी
को इस्तेमाल किया जा रहा है। भैया ईडी हमारे और आपके कहने पर इस्तेमाल नहीं होती है। इन लोगों ने भारत का पैसा गबन करके बैठे हुए हैं, जिन लोगों ने अपराध को बढ़ावा देते, उन्हें पनाह देते हुए जो पैसे की उगाही की है, बालू माफिया का काम हो, शराब माफिया का काम हो, तो उन लोगों के ऊपर का जो उनका समीकरण रहता है तो वो ईडी सवाल पूछेगी। और मोदी जी ने क्या रखा है कि हमारे देश का पैसा जिन लोगों ने गरीबों का खा के बैठा है उनसे हिसाब लूंगा, और वो हिसाब लिया जा रहा है। तो ईडी अपना काम कर रही है, ये लोग अगर साफ है तो उन एक सवाल लेकिन विपक्ष एक तरफ ये भी तो बोल रहा है ना सर, सुन लीजिए अंकुर जी, आप विपक्ष एक तरफ ये भी बोल रहा है कि अगर ठीक है छापेमारी हो रही है, अगर जिन की आप बात कर रहे हैं कि जिन्होंने देश का पैसा खाया है, लेकिन आप छगन भुजबल को आप भूल जाते हैं, प्रफुल्ल पटेल को आप लोग भूल जाते हैं। वो आपकी पार्टी में आते तुरंत ही उनके ऊपर से सारी की सारी जांच खत्म हो जाती है, क्लीन चिट मिल जाती है। तो एक जनता के बीच में ये वाला मैसेज नहीं जा रहा है क्या? मैडम, हमारी पार्टी में जो लोग आ रहे हैं वो लोग जिस दल में थे उस दल की भावनाओं को समझ के उनको इस बात का एहसास हो चुका है, तो उन्होंने जिस दल में रह के जनता की सेवा किया है वो दल तो खोखा है, वो तो पैसे की उगाही करता वो दल है। इसलिए जब उन्हें इस बात का सर, दल पैसे की उगाही नहीं कर रहा था, इंसान ने किया है, ये मत बोलिएगा। साफ सुथरा संगठन चल रहा है, दल पे आने चाहिए थे ना पूरी बात सर, दल पे आनी चाहिए थी, दल पे आनी चाहिए थी पूरी बात, एक पर्टिकुलर इंसान के ऊपर नहीं आनी चाहिए थी बात। फिर मैडम देखिए, ये बात नहीं है कोई, जो हमारे दल में आएंगे हम उनका सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे, क्योंकि उनका भी जो हमारे दल में आ रहा है उनका भी उद्देश्य वही है कि कोई दिक्कत नहीं है, सम्मान करना भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मंच से बोलते हुए नजर आ रहे हैं, जिस भ्रष्टाचार को लेकर वो एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन एक जनता के बीच में गलत मैसेज भी तो जा रहा है ना। जो भ्रष्टाचारी जो जिनके ऊपर आरोप लगे हैं बड़े बड़े, आपकी पार्टी में आते सीधे क्लीन चिट मिल जाती है, तो ये गलत मैसेज नहीं जा रहा है जनता के बीच में। मैडम जो डूब रही होती है, डूबती हुई नाव पर सवारी नहीं करता है, तो कांग्रेस जो है वो हुई नाव हो चुकी है पूरे भारत में, तो उस पर सवारी कोई नहीं करेंगे। हर आदमी को कोई भी आपकी पार्टी में आएगा चुपचाप रख लेंगे, कितना भी बड़ा उन्होंने जो है भ्रष्टाचार किया हो, कितना भी बड़ा उन पर आरोप हो, आप रख लेंगे, सिर्फ चुनाव जीतना है। जो आरोपी होगा जिस दल में होगा तो उसके लिए प्रशासन बना हुआ है, उसकी जवाबदेही उनके ऊपर है, हम उसके क्यों लें? पार्टी और साफ छवि से हम लोग चुनाते हैं और साफ छवि के साथ में जाते हैं। और हमारा मेन मुद्दा यही है कि हमारा भारत निस्वार्थ भारत बनेगा। जो हमारे भारत की सेवा करेंगे वो निस्वार्थ भाव से अपनी जनता की, अपने लोग के, अपने प्रदेश की सेवा करेंगे। इस देश का हम लोग चल रहे और इस देश का जो परिणाम है वो विपक्ष को आपकी बात से तो शायद आपका नेटवर्क भी बिल्कुल सहमत नहीं हो रहा, बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज से शायद आपका नेटवर्क भी बिल्कुल सहमत नहीं हो रहा है जो आप बात कह रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रकाश जी, अंकुर जी जो बोल रहे हैं, क्या आप उस बात से सहमत हैं? क्योंकि वो कह रहे हैं कि दलों ने किया है वो सारी की सारी चीजें, जो है जितना भी उन पर आरोप लगा वो दलों ने किया है तब जाकर, लेकिन हमारी पार्टी में सारी चीजें ठीक हो जाती है। हमारी पार्टी में ठीक नहीं हो जाती है। हमारे पार्टी में जो मतदाता आते हैं उनका स्वागत करते हैं हम, जो जिन्हें अपने देश की सेवा, अपने प्रदेश की सेवा करना हो, जो जन सेवक बने रहते हैं, उनको हमारे भारतीय जनता पार्टी साफ छवि पार्टी में अगर वो आ रहे हैं तो हम तो उनका सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे कि हमारे पार्टी में आया जनता का, और तो आपके अंदर में भावना है उसके साथ उसकी सेवा कीजिए आप। ठीक। आज मोदी जी हैं, मोदी जी 140 करोड़ की जनता के सेवक है, ना कि किसी जात ना ही किसी धर्म के सेवक है। वो कहते हैं कि हमारी तीन ही जाति है, युवा, महिला, किसान, वो तो चार जाति बोलते हैं ना कि हमारे हैं, तो वो उनकी सेवा कर रहे हैं। आज हमारा देश चांद पे पहुंच गया और ये कांग्रेस नेता भी हमारे साथ जुड़ गए। ठीक है प्रकाश जी, आपको रोकना चाहूंगी बीच में। अंकित प्रधान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता है। अंकित जी, आपसे सवाल लेना चाहूंगी क्योंकि काफी लेट में आप जुड़े हैं, उससे पहले कई बातचीत भी हुई है, आपने सुना भी नहीं होगा, लेकिन इसी बीच में सवाल यही है कि आपने कई लिस्ट दे दी है कि 2017 में गुजरात में ये हुआ, ये वाला नारा दिया गया, लेकिन बीजेपी नहीं जीत पाई उतनी सीटें। आपने मतलब बहुत लंबी जो है इसमें लिस्ट दी है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि उसके बाद जो है बीजेपी का ग्राफ कितनी तेजी से बढ़ा है। वहीं पर लोकसभा सीटों की बात नहीं की है, इसमें विधानसभाओं की सीटों की बात की गई है।
मैम आपसे बताना चाहता हूं मैं, जो ये बीजेपी वाले लोग हैं और जो आरएसएस वाले लोग हैं, इन्होंने एक स्कीम ऐसी चला रखी है देश में कि हर न्यूज पे, हर चैनलों पे बीजेपी बीजेपी दिखाई देती है। आज इन्हें मोदी जी का जो चंदा चोरी करते हैं 250 करोड़, जो गाय काटने वाली कंपनियां हैं उनसे 250 करोड़ रुपए ले लेते हैं बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, और कहते हैं कि आप गाय काटिए, हमें चंदा दीजिए, उसका ये बात नहीं करेंगे। और मोदी जी कंपनी चलानी हो, कोई फैक्ट्री लेनी हो, कोई लाइसेंस, क्योंकि समय बहुत कम है, सीधे सीधे आप मुद्दे पे आइए, क्योंकि मैंने सीधे बोला है, आपने एक लिस्ट बनाई, आपने